आज शुभकर्मन टीवी की टीम पहुंची है हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कपूर सिंह जी के निवास पर और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर कपूर सिंह जी से। कपूर सिंह जी हरियाणा सरकार में कई उच्च पदों पर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर राजनीति में कदम रखा। अम्बाला लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सडोरा विधानसभा से भी एक चुनाव डॉक्टर साहब ने लड़ा है। हम आज इनके जीवन के बारे में इन्हीं की जुबानी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुभकर्मन टीवी की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप मूल कहाँ के निवासी हैं, कहाँ हरियाणा में पले बड़े और क्या आपका एजुकेशन रहा, कुछ उस बारे में बताएं। मूल रूप से तो मैं हिसार का रहने वाला हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट में मैंने 28 साल गजटेड ऑफिसर के रूप में नौकरी की है और मेरा ज़्यादा जो समय रहा वो पंचकुला और सिरसा में रहा, नौकरी का जो भी रहा मैक्सिमम। और ये नौकरी करते करते ही मैं सामाजिक सेवा में, सामाजिक काम में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल शुरू से ही था, क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल से आया था। मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे जो स्कूल के अध्यापक थे 40 साल 45 साल पहले, जब मैंने 1977 में स्कूल से 10वीं पास की, तो एक मेरे हेडमास्टर होते थे मनीराम सैनी जी और स्कूल टीचर होते थे चौधरी धर्मवीर सोराण जी। हालांकि इस प्रदेश में जिस ढंग से आप सभी जानते हैं जाति का बोलबाला है, वो दोनों ही मेरी जाति से मेरे नहीं संबंध रखते थे। फिर भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसी बात को लेकर के मेरे मन में उसी दिन से समाज सेवा की जो ललक होती है वो मेरे मन में रही है और इसीलिए मैंने 5 साल पहले लगभग एक्शन की पोस्ट से पंचकुला से मैंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। अम्बाड़ा लोकसभा से 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा। उस समय मोदी की आपको पता है कि आंधी चली हुई थी, उसके बावजूद मुझे 1,02,627 वोट मिले, जो कोई भी आदमी इसको समझ सकता, भाई रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ वोट्स कह सकते हैं इसको। उसके बाद मैंने सढौरा से इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर भी 16,542 वोट मुझे मिले, वो भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर काउंट होता है। डॉक्टर साहब, शैक्षणिक योग्यता क्या रही आपकी? शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि मैं स्कूल में सुविधाएं ना होने के बावजूद मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। टीचर्स की, अध्यापकों की नज़रों में मैं बिल्कुल एक अच्छे विद्यार्थी की तरह से वो मुझे देखते थे। इसलिए मैं गांव से, जो मैंने स्कूल की शिक्षा 10वीं पास की, उस समय तक मेरे गांव में मेरे से ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए थे। पढ़ाई में पूरा ध्यान था और मेरे जो मुख्य अध्यापक थे उस टाइम के, श्री मनीराम सैनी जी, उन्होंने ही इस चीज़ को बता कि वह आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, कहाँ जाना है। और लोग इस टाइप की भी होते थे, इस टाइप इसको हंसी मजाक करते थे कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज और ये गांव का बच्चा, कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी जब इक्का दुक्का एडमिशन होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र उसका नाम था, आजकल इसको NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वहाँ हिसार की जाट कॉलेज से मैं अकेला कैंडिडेट था जिसका उसमें एडमिशन हुआ था। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में।
उसके बाद वहीं से मैंने एमटेक किया और उसके बाद मैं पब्लिक हेल्थ में एसडीओ के पद पर सीधा मेरा सिलेक्शन हुआ 1985 के अंदर, और नौकरी चलती रही। और उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद, उन दिनों में प्रमोशन कम होता था, कुछ हमारा बैच इस टाइप का था कि हमारा 18-19 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे बैच का ही। इसी दौरान 2000 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक्शन के डायरेक्ट 4 पद निकाले, उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ डायरेक्ट, और मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक्शन के पद पर रहा। और वहीं से फिर मैंने वापस पब्लिक हेल्थ में आया। मैं 2010 में वापस आकर के, और 2013 में मैंने पंचकूला से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। और जब मैं उसमें रहा अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसी दौरान मैंने बाकायदा सरकार से परमिशन लेकर के एमए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में की और पीएचडी भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में की। डॉक्टर साहब, आपका जो शिक्षा है, जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, वो हायर लेवल तक की, पीएचडी की बाकायदा, और आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। तो आपको लगता है कि अगर राजनीति में आपको जनता ने मौका दिया तो आप इस अपनी शिक्षा का फ़ायदा उठा सकते हैं बनस्पत के दूसरे नेताओं के? देखो, पढ़े लिखे आदमी का ये तो सभी जानते हैं भाई, फ़र्क तो होता ही है। और मेरा तो 28 साल का सरकारी नौकरी का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी कोई मायने रखता है। मुझे पता है डिपार्टमेंट में कैसे क्या होता है, कैसे काम होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कहाँ दिक्कत होती है। और अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं शाहबाद में किसी गांव में गया, वहाँ पर एक कोई ट्यूबवेल फेल हुआ था और गांव के लोग थे परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने मेरे आगे एक ही बात रखी कि भाई हमारा अगर किसी तरह ट्यूबवेल लग जाए तो हम बच जाएंगे। अब क्योंकि मैंने पब्लिक हेल्थ में नौकरी की है, पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स हैं, मेरे साथी हैं, और जायज़ काम था, तो मैंने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से मैंने रिक्वेस्ट की, और वो उनका ट्यूबवेल 1 महीने के अंदर अंदर नया ट्यूबवेल लगा, जो कि इम्पॉसिबल जैसा काम है, जो असंभव कह सकते हैं उसको। तो ये एक तरह से पढ़े लिखे का और एक्सपीरियंस का वो है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं कुछ आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा भी। जब आप राजनीति में आए तो किस पार्टी में आए और क्या आपका रहा, और थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि सामाजिक कामों में मेरी शुरू से रुचि रही थी, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में नौकरी में रहते हुए, बहुजन बीएसपी की एक विंग होती थी बाम सेफ, मैं नौकरी करते उस बाम सेफ में मैंने काम किया। उस सामाजिक काम था वो मेरा, कोई इलेक्शन का एकदम ये भी नहीं था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। उस सामाजिक काम करते करते वहाँ साथियों के साथ ज़्यादा तेल मेल हुआ, उनको ये लगा कि भाई ये काम कर सकते हैं। उन लोगों ने ही मुझे प्रेरित किया कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, जबकि मेरी तो उस टाइम 5 साल की नौकरी बची हुई थी। मैंने कहा भी कुछ साथियों से, भाई मेरा करने लगे नहीं, आप इलेक्शन लड़ दो, ठीक रहेगा। तो मैंने बहुजन समाज पार्टी से 2013 में नौकरी छोड़ करके 14 में जो जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, और जनरल इलेक्शन ही 2014 का मैंने सिरौरा से इलेक्शन लड़ा। बहुजन समाज पार्टी के बाद किस पार्टी में आप रहे और क्या आपकी गतिविधियां रही? बहुजन समाज पार्टी में इलेक्शन हारने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे ये पता था, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस बात के लिए कि भाई बहुजन समाज पार्टी में इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल काम है, और रिजर्व सीट से जीतना तो और भी मुश्किल काम है। उसके बावजूद भी मैंने बहुजन समाज पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि वो सामाजिक बात करती थी, और मेरे मन में समाज का, क्योंकि मैं उसी लेवल से आया था, तो मेरे मन में समाज का दर्द था, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को चुना।
लेकिन जब मैं दो इलेक्शन हार गया, उसके बाद भी मेरे को ये नहीं था मैं क्यों हार गया, क्यों मुझे पता था पहले ही। तो उसके बाद मैंने जो नेता थे पार्टी के, उनसे मैंने बात की कि भाई मैं इलेक्शन हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से पार्टी काम कर रही है उस तरह से तो कुछ बनने वाला नहीं, आप समाज को गुमराह कर रहे हो। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि भाई आपकी सरकार के हिसाब से कितने दिन में काम बन सकता है आपका। मुझे एक प्लान नहीं, दो प्लान नहीं, आपसे 4 प्लान बोल दो। ये उनके प्रधान से मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, अगर आप 4 प्लान में सरकार बना सकते हैं तो भी मैं आपके साथ बखूबी जैसे पहले रहा हूँ ऐसे ही रहूँगा। लेकिन उनकी प्लानिंग तो थी ही नहीं, इसलिए मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की 2015 में। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की उस टाइम डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने मेरी ज्वाइनिंग के अंदर ये बोला था कि भाई कांग्रेस पार्टी काम करती है लोगों का वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी बहुत कमियां हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी सही ढंग से अपना काम करती तो बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने उनको कहा कि आप ध्यान रखना, अगर आपने सही मायनों में दलित समाज को, गरीब समाज को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, नीतियां अच्छी हैं, नीतियों में कोई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो उसके बाद फिर मैं पार्लियामेंट के लिए मैं ट्राई कर रहा था यहाँ से अम्बाड़ा से। तो अम्बाड़ा से तो बल्कि मेरी तो कंडीशन भी क्या थी, बात ये की थी भाई अगर शैलजा जी यहाँ से आती हैं तो आएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे, हम पार्टी की बात जो होगी वो मानेंगे। और अगर शैलजा जी नहीं आती तो मैं दावेदारी अपनी जताऊँगा। लेकिन वो अशोक तंवर ने उसमें कोई ज़्यादा सा इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए मैं अपने घर बैठ गया। और उसके बाद फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। थोड़े दिन आम आदमी पार्टी में जैसे इनकी हवा चली थी, लेकिन वो हवा इन्होंने अपने आप ही, जैसे बहुजन समाज पार्टी के लोग करते हैं, नेता विशेषकर स्टेट के प्रदेश के जो नेतागण हैं वो बहुजन समाज पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता, नए नेता है, वो भी अपने आप को सिर्फ इस्टेब्लिश करने का काम करते। मैंने फिर समझा कि भाई काम करें तो कम से कम कुछ उम्मीद तो हो, आगे तो क्या होगा पता नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम उम्मीद तो रहे, कुछ बढ़ने की उम्मीद तो है। इसलिए मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे हैं, और चौधरी उदयभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में हेड ऑफिस में, जो चंडीगढ़ स्टेट का प्रदेश का जो है उसमें ज्वाइन की। उसके बाद लगातार काम कर रहे हैं। अब काम करेंगे जो भी पार्टी, देखो उम्मीद तो हर आदमी करता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं, जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी पूछ लेते हैं भाई आपको मुख्यमंत्री का मन करता है, तो नेताओं का जवाब ये होता है मन तो हर आदमी का करता है, बाकी तो पार्टी जो करेगी वो। तो ऐसे ही है भाई, राजनीति का में अगर आ रहे हैं तो इलेक्शन लड़ने का मन तो पूरा करता है, पर इलेक्शन तो तभी लड़ा जाएगा जब पार्टी समझेगी। पार्टी ने समझा तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। डॉक्टर साहब, आप शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं, मगर लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस आपको अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की सोचे तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं अम्बाला लोकसभा का चुनाव भी लड़ने में? देखो जी, पार्टी का आदेश तो हमारे लिए आदेश है, वो तो मानना ही है। अगर वो ये कहें कि भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ना है अम्बाला पार्लियामेंट से, तो मैं पूरी तरह से अपना जी जान लगा के पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं तो पार्लियामेंट का इलेक्शन पहले भी बहुत अच्छी तरह से, एक नया कैंडिडेट होते हुए मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ा था। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन तो 15 दिन का इलेक्शन होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने पूरे एक साल पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, जिसमें शायद ही कोई गांव गलती से अगर रह गया हो तो अलग बात है, नहीं मैं हर गांव में पार्लियामेंट के
उसमें गया हूँ। जबकि बड़े बड़े जो नेता होते हैं 2-2 बार 4-4 बार एमपी भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो पूरे की पूरी पार्लियामेंट में घूमते होंगे। डॉक्टर साहब, शाहबाद विधानसभा के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, तो क्या लगता है कि वो विकास में क्यों कमी रह गई वहाँ पे, और आपका क्या प्लानिंग है अगर जनता आपको शाहबाद से एमएलए बना दे या पार्टी टिकट दे दे उस सूरत में? देखो, शाहबाद की जनता जो है, पहले उन्होंने बनाया अनिल धनतोड़ी को रिजर्व होने के बाद। वो अनिल धनतोड़ी एक ऐसा आदमी निकला, कई बार कहते हैं ना भी उसको उम्मीद तो थी नहीं, या बच्चा था एक तरह से। ऐसे समय में उसको विधायक बना दिया लोगों ने जब उसको पूरी तरह से समझ में नहीं थी, और विधायक बनते ही वो इतनी हवा में आ गया था। वहाँ लोग, जिन लोगों ने उसके लिए दिन रात काम किया, जिन्होंने उनको जिताया, उनके ही खिलाफ चलने लग गया। राजा ने बताया, मैं राजा राजा हूँ। बल्कि मेरे को एक साथी ने, प्रिंटिंग प्रेस वाली ने बताया कि वो उनके वहाँ पर बैठा था और वहाँ पर कृष्ण बेदी की फोटो कोई लगी हुई थी। तो उसने, उसका कहना क्या बना, कहता कि भाई यहाँ के राजा तो हम हैं। ये वर्डिंग थी अनिल धनतोड़ी की, यहाँ के राजा तो हम हैं, ये फोटो कैसे लगी? तो जो आदमी इस टाइप की सोच रखता है, इस टाइप की बात रखता है, तो लोगों ने उसको करा धराशायी। फिर कृष्ण बेदी को बनाया बड़ी मुश्किल से। कृष्ण बेदी मंत्री भी रहा, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। नए लोग थे, तो सबसे बड़ी बात तो कि नए लोग थे, बिल्कुल उनका किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। परिपक्वता की कमी कहा जा सकता है। अब उसके बाद तीसरी बार लोगों की मजबूरी हुई, वो ना अनिल धनतोड़ी को बनाना चाहते थे, ना कृष्ण बेदी को बनाना चाहते थे। उन्होंने वो रामकरण काड़ा, जो अनपढ़ आदमी है, जिसको ना पढ़ना आता ना लिखना आता, ना उसने ये पता कि काम कैसे होते हैं, उसका एक अलग धंधा है। लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि उनको पता होती है कि इसका धंधा क्या है, उसके बावजूद भी उसको चुना और उसका खामियाजा आपके सामने भुगत रहे हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है शाहबाद की जनता का? देखो, जो लोगों का रिस्पांस तो अच्छा, बहुत बढ़िया है। वो चाहते हैं कि कोई ठीक पढ़ा लिखा आदमी हो। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा होना चाहिए दफ्तर में, जिसने सिर्फ दफ्तर में बैठ के, कुछ लोग हो सकता है पढ़े लिखे और भी ज़्यादा भी हो, वो दफ्तर में बैठा, उसको बाहर का तो नहीं पता। ऐसा आदमी वो चाहते हैं कि वह पढ़ा लिखा भी हो और उसको बाहर का, दुनियादारी का भी पता हो, काम कैसे होते हैं, और विशेषकर डेवलपमेंट वर्क्स की मैं बारे में वो बता देता हूँ। मैं तो जब सढौरा इलेक्शन लड़ रहा था, उन लोगों को एक बात कहता था कि अगर मैं जीत भी गया तो मेरी कोई सरकार तो बननी थी। अब तो अगर कोई सिस्टम बनेगा तो सरकार भी बन रही है। तो मैं तो ये बोलता था भी अगर मेरे को आप लोगों ने मौका दिया तो मैं सरकार के एमएलए से ज़्यादा काम करवा सकता हूँ। वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। काम अफसरों ने करना होता है, अफसर मेरे साथी हैं, समझते हैं गलत तो काम मैंने करवाना नहीं, तो ठीक वो मुझे मना नहीं कर सकते। तो इसलिए शाहबाद के लोगों ने अगर मौका दिया तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि दोबारा वो मेरा इलेक्शन लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं कुछ प्रदेश के राजनीति पर चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ये जो मौजूदा सरकार है, इसको लगभग 9 साल होने को हैं, तो इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया और लोग अब इनके इतना ज़्यादा खिलाफ क्यों हैं, इसके क्या कारण समझते हैं आप? देखो जी, ये 9 साल पहले 2014 में पूरी मेजॉरिटी के साथ इनकी केंद्र में सरकार बनी। लोगों ने ये सोच कर के इन्होंने हालांकि कुछ किया नहीं था। उस समय कांग्रेस पार्टी की हालात जो थी इतने खराब हो गई थी कि लोगों ने ये समझा कि भाई अब कांग्रेस पार्टी को हटाना है, और कांग्रेस पार्टी को हटाते हैं तो बनाए किसको। इसलिए बीजेपी का नंबर आया, बड़ी बड़ी झूठ बोली
15 लाख की बात आप सबके सामने है, चाहे 2 करोड़ की नौकरियों की बात है, और तरह तरह के काले धन की बात है। ये सब झूठ बोल कर करके लोगों को गुमराह किया। और पहली प्लान में 5 साल में पहले तो ये कहते थे इतना काला धन है, अब वो कहते हैं हमारे पास, हमें यही नहीं पता काला धन है कितना। तो ये लोगों को झूठ बोल कर किया, इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को लड़ाने की। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। और इसका उदाहरण आपने जो बिल्कुल ताज़ा उदाहरण जो है मणिपुर है आपके सामने। मणिपुर में क्या हालात आपके सामने है, गृह युद्ध जैसा हाल है, गृह युद्ध ही है वो। और अभी 2 दिन पहले आपके सामने हरियाणा में मेवात में जो हुआ है नू में, वो भी आपके सामने है। वो भी बिल्कुल प्री प्लान था इनका। और ये सिर्फ यही करते हैं, लोगों को नफरत में डाल करके ये वोट लेना चाहते हैं। और कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब जो देश के अंदर विपक्ष का जो मोर्चा बना है इंडिया, एक तो नाम इंडिया, और सारे लोग सामने जो है एनडीए उससे परेशान, तो लोगों का पूरी तरह से रुझान इंडिया की तरफ होता जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की थी, जो उसकी इमेज इन्होंने ख़राब की थी, वो उस इमेज से अब बाहर आ गए हैं। लोग अब समझने लग गए हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक अच्छा आदमी है और निस्वार्थ सा आदमी। वो जितनी मेहनत, उसको ये भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, बन जाए तो देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसका इतना ये नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री बना। आज वो देश बचाने के लिए निकला हुआ है। और लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर देश को बचाना है तो इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने शुभकर्मन टीवी के साथ बहुत अच्छी बातचीत की। हम भविष्य में भी आपसे मिलते रहेंगे और हम शुभकर्मन टीवी की ओर से आपको आपके राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।